वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेल, हमने सोचा था कि वेडनेसडे के बाद अपलोड करेंगे। एक्चुअली कुछ काम ज़्यादा थी। हाँ, टाइम मिल गया, सो मैं सोचा कि वीडियो बना दिया जाए आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओपन चैनल फ्लो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने यहाँ तक किया था। हमको करना है टाइप्स ऑफ चैनल, डिज़ाइन करना है, सेक्शनल डिज़ाइन बनाना है। और दो चीज़ ध्यान में रखना है कि चैनल मैं ऐसा डिज़ाइन करूँ कि वो इकोनॉमिकल हो और एफिशिएंट भी हो। ये कैसे करना है तो ये तो करेंगे ही। इससे पहले और एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला जो हम गंदे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं ना पूरे ओपन चैनल फ्लो में, उससे आप लिखिए, रेड पेन में लिखिए, नोट बना के। नोट, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसे पढ़ना नहीं है, वो सब रिसर्च है। वो रिसर्च आप जब एमटेक वेमटेक करोगे तब रिसर्च कर लेना उस पर। ठीक है। गेट के लिए फॉर्मूला याद रख लेना है, छोटा सा फॉर्मूला। ईएससी के लिए फॉर्मूला याद रख लेना है। तो उस फॉर्मूला का नाम है मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला। मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, दिस इज मैनिंग रेजिस्टेंस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है ऐसे, V बराबर, V माने कि वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बराबर 1/n, ठीक है, इंटू R⁴ ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस तरह का 5-6 फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उन सब से मतलब नहीं है। इससे मतलब है, ये हम गंदे तरीके से यूज करने वाले हैं पूरे ओपन चैनल फ्लो के अंदर। ओके, सारा लॉजिक, सारा जितना भी है सब इसी के अराउंड है। So this formula you must remember. So here V is the velocity of flow. Velocity of flow. और वो भी कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। Now the second component N. What is N? It is Manning's constant. ठीक है ना, Manning's constant। अब कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू मैनिंग साहब देंगे, सवाल में रहेगा। ये डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर के अंदर, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसका डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मैनिंग्स कांस्टेंट, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अभी नहीं, शुरुआत में नहीं। अभी हमको चैनल सेक्शन डिजाइन करना है, बाद में करूंगा, अंतिम में। ठीक है, वहां पे करेंगे। ये किस किन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड कर दिया। चैनल का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखिए, याद रखिए, ये है मैनिंग्स कांस्टेंट होता है ये देखिए एस जो है ना यहाँ पे, ये है स्लोप। ठीक है। अब ये कोई भी स्लोप हो सकता है, मान लीजिए ये कोई चैनल है, तो चैनल का ये बेड है, इसके ऊपर पानी फ्लो कर रही है ऐसा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया मैंने अभी, ठीक है, ये बेड है, तो ये इसका एक स्लोप है ना। तो ये चैनल का बेड स्लोप हो सकता है, या फिर और एक लाइन बताया था, एनर्जी लाइन, या फिर वाटर लाइन, कोई भी स्लोप हो सकता है ये। ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ चैनल बेड और स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। नाउ, नॉट नाउ, आई विल टेल यू, वेट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। और एक टर्म रह गया आर। व्हाट इज आर? हाइड्रोलिक मीन रेडियस। दिस इज डिफाइंड एज हाइड्रोलिक रेडियस, और हाइड्रोलिक मीन रेडियस कह लीजिए, मीन रेडियस, हाइड्रायोलिक मीन रेडियस, इसका नाम है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसके नाम पर मत जाइए। इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं वेटेड एरिया ओवर पेरीमीटर। तो एक चीज तो पता है ना कि इसका यूनिट का जो फंडामेंटल डायमेंशन होगा वो लेंथ के टर्म में होगा।
लेंथ का जो यूनिट होगा वही होगा। क्यों? ये एरिया ऐसे देख लो ना, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर मीटर सेंटीमीटर। तो कैंसल आउट करिए, लेंथ का यूनिट बचेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये तीन चीज और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मैनिंग्स कांस्टेंट भूल जाओ, सवाल में दिया रहेगा, पुट करना है, आंसर निकालना है। उसका वैल्यू बहुत कम होता है, 0.0002, 0.0015, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं, कोई भी सवाल बनाओगे उसमें मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। तो देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है, अब इस पर आ जाइए। जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस है इस पे, इसका नाम पर भी गौर करना है। मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला अगर कहता है तो रेजिस्टेंस है तो किसी तरह का फ्रिक्शन का बात कर रहा है ये। ठीक है, फ्रिक्शन का, किसी तरह से फ्रिक्शन का बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिजाइन जब बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि इकोनॉमिकल इफिशिएंट कैसे बनाना है, वहां पे चर्चा करूंगा। ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस इसका नाम है, मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, नॉट ओनली मैनिंग्स फॉर्मूला। आप कोचिंग वोचिंग में जाओगे पढ़ने के लिए, वो तो बकवास है, आप यहीं पे पढ़ सकते हो। हिम्मत चाहिए, मेहनत लगन चाहिए, सब चीज संभव है। तो देखिए, तो वहां पे बताएंगे आपको मैनिंग्स फॉर्मूला। अमूमन अधिकतर लोग कहते हैं मैनिंग्स फॉर्मूला। अब पूरा नाम अगर नहीं पता रहेगा ना आपको, तो आप, मैं डायरेक्ट फ्रिक्शन का बात करना शुरू कर दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस फॉर्मूला में फ्रिक्शन का क्या यूज हो गया। इसका नाम ही है मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये रेजिस्टेंस फ्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए ही इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया हुआ है। इसका मतलब ये है, एक तरह से लॉजिक लगा सकते हो, एन जो है वो कांस्टेंट, उसके बारे में मैंने बताया, वो डिपेंड करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज पर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलिए, वो बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला समझना है। तो मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये कौन सा वेलोसिटी? मैक्सिमम, मिनिमम, कौन सा? एवरेज, हमेशा मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा एवरेज लेना है। फॉर्मूला जितना भी होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह या फिर जो भी फॉर्मूला मैं बताया हूं, वहां पर सब सब जगह एवरेज है। मैक्सिमम अगर कहीं है तो मेंशन्ड होगा, ओके, नहीं तो एवरेज। जैसे कि डार्सी में था, v इक्वल टू के आई था ना, वो क्या था? एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी अलग होता था ना, v बराबर के आई बटा एन, एस एन। एस तो सेचुरेटेड, और डार्सी ने क्या एज्यूम कर रखा था कि सॉइल इज सेचुरेटेड, तो एस बराबर 1 हो जाता था, तो सीपेज वेलोसिटी आ जाता था कितना? के आई बटा एन, पोरोसिटी। एन, ये एन अलग है, वो एन अलग बता रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हो ना, वहां से। ठीक है, तो उसी तरह से हर जगह एवरेज वेलोसिटी ही लिया जाता है। तो देखिए, मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला को गौर से देखिए, ये कहता है 1/n इंटू आर टू द पावर 2/3 एस टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट, कहने का मतलब है रूट अंडर एस बाय रूट अंडर एस। तो यहां पे देखो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। एक चीज देखिए, ये आर टू द पावर 2/3 जो है, ये डिपेंड करता है, ये इसका रेशियो ए बाई पी। ये ए बाई पी कहाँ से मिलेगा? चैनल का मिलेगा, चैनल ज्योमेट्रिक्स। कहाँ से कौन कौन डेटा मिलता है इसके बारे में कुछ कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, यही है, चैनल ज्योमेट्रिक्स से ये मिलेगा, जियोमेट्रिक्स। अब ये एस बाई एस टू द पावर हाफ, तो हाफ को तो छोड़ दो, एस कहाँ से मिलेगा? एस कहाँ से मिलेगा? बेड स्लोप, मैंने बताया बेड स्लोप, या फिर स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि मैंने जो यूनिफॉर्म फ्लो बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, नहीं देखा है देख लेना, वहां पे मैंने यूनिफॉर्म फ्लो बताया था। इन ओपन चैनल फ्लो, अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा था? फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन था वो डायरेक्टली बैलेंस कर रहा था ग्रेविटी का साइन थीटा कंपोनेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ऐसा हो रहा था, और उसमें जो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ फ्लो था, उसे हमने कहा था नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। चार तरह का डेप्थ ऑफ फ्लो बताया था मैंने, क्रिटिकल बताया था, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, वो सब भूल जाओगे। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो पर मैंने बताया था कि फ्लो विल बी मोस्ट स्टेबल।
अधिक स्टेबल होगा, सबसे अधिक, हर एक केस से सबसे अधिक स्टेबल होगा नॉर्मल डेप्थ पर, मोस्ट स्टेबल। अभी चार तरह का डेप्थ बताया ना, वो चारों में मोस्ट स्टेबल फ्लो होता है नॉर्मल डेप्थ कंडीशन पे, ये मैंने बताया था आपको। चलिए, अगर ये बताया था तो ये बताओ ना मेरे को कि नॉर्मल डेप्थ आप निकालोगे कैसे, वाई एन निकलेगा कैसा? चलो, थ्योरी तो है, जो है सो है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? नॉर्मल डेप्थ को निकालेंगे मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। ओके, तो मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर जो एस का वैल्यू है ना, एस बराबर एस नॉट, अगर चैनल बेड स्लोप को डाल दें तो हमें निकल जाएगा नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, ध्यान में रखो, एस बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे जाओगे फंस जाओगे अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो। रेड पेन में लिखो नोट बना के कि मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर अगर बेड, वो जो स्लोप का वैल्यू है उसे हमने बेड स्लोप सब्स्टिट्यूट कर दिया, एनर्जी स्लोप कुछ भी है छोड़िए, ठीक है, बेड स्लोप से मतलब है चैनल बेड स्लोप जो दिया होगा एस नॉट का मान सवाल में, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकल के आ जाएगा। इससे ना नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो हो रहा है, वो जो डेप्थ का लाइन है, मान लो ये चैनल बेड है, ये नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो इस लाइन को, ये वाई एन है यहाँ पर, ये वाई एन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन मिलता है ना चैनल में, इसे हम और एक लाइन कहते हैं, इसका नाम होता है एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लाइन। बहुत बड़ा लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यूज करूंगा मैं जब फ्लो प्रोफाइल बनाऊंगा। और एक होता है सीडीएल, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, एनडीएल, सीडीएल, सब चीज बताऊंगा। आइडिया दे रहा हूँ हल्का हल्का कि आगे क्या क्या पढ़ेंगे, झलक दिखला रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये ध्यान में रखो। कुछ बच्चे ये सब चीज अभी देख रहे होंगे तो हो सकता है पता ना चले कि नॉर्मल डेप्थ निकालना कैसा है। ओके, हमको तो लगा आप लोग डाउट पूछेंगे, लेकिन कोई किसी ने नहीं पूछा, शायद पता हो, तो फिर भी मैं बता दिया। चलिए, तो ये है नॉर्मल डेप्थ लाइन। ओके, और S बराबर एस नॉट पुट कर दे मैंने रेजिस्टेंस फॉर्मूला में तो निकल जाता है नॉर्मल डेप्थ लाइन। चलो, और एक चीज देखो, आ रहे चैनल डिजाइन पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें तो क्लियर होना चाहिए ना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है क्या सबने? डिराइव करवाया हुआ मैंने। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन वन डायमेंशन मैंने क्या बताया? Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, इसके पीछे जो भी कंडीशन है वो आपको पता है। ठीक है, स्टेडी यूनिफॉर्म, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर वन डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो वेलोसिटी मुझे पता है क्या? v बराबर 1/n r⁻²/3 रूट अंडर s, ये मुझे पता है। s बराबर एस नॉट पुट कर दूं तो y अगर कैलकुलेट करूं इस इक्वेशन को यूज करके तो मुझे मिलेगा नॉर्मल डेप्थ। अब ये भी बताया मैंने, तो अब उसे भूल जाओ, एक नोट बना के भूल जाओ। अब देखो आगे, तो Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये एरिया किसका? चैनल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का। ओके, चैनल सेक्शन का एरिया लेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके, रेजिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। और हमको क्या पता चल जाएगा, मान लो कोई भी चैनल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ है, ट्रायंगुलर चैनल, इसका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी, यही डिजाइन करना हमको। ट्रापेजोइडल चैनल दिया हुआ है, अब पूछ दिया कि इससे डिस्चार्ज कितना निकल रहा है, Q बराबर इतना डेप्थ ऑफ फ्लो है, Y बराबर इतना। ठीक है, तो Q कितना निकल रहा है ये पूछ दिया आपसे, आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे क्या? एरिया निकाल पाओगे ना? ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया, ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया क्या होगा? नहीं पता है? पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है ना? रेक्टेंगुलर का बी इंटू वाई। इस तरह से हम एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी रेजिस्टेंस फॉर्मूला से है। आर का मान आपको पता है, वेटेड एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर माने सर ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस, पेरीमीटर ये होगा पेरीमीटर, समझ में आ रहा? तो ए बाई पी इंटू स्लोप। अब ये स्लोप का वैल्यू, इट डिपेंड ऑन व्हाट हैज बीन आस्क्ड।
ओके, जो फ्लो क्वेश्चन में यूज करने के लिए दिया हुआ है उसे पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। इस तरह से डिस्चार्ज निकल जाता है। चलिए, इतना तो क्लियर है ना कि अब आपको एक चीज तो क्लियर है, फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो उसके बाद मैंने जितना बताया तो इस चीज को यूज करके आप एक चीज तो कर लोगे अभी, ठीक है, चैनल डिजाइन से पहले ही, कि आप डिस्चार्ज निकालना सीख गए। ये हो गया ना, डिस्चार्ज निकाल लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा था टाइप्स ऑफ चैनल डिजाइन करना। तो चैनल मैंने बताया, टाइप्स ऑफ चैनल, टाइप्स ऑफ चैनल। तो इसके अंदर हमको करना क्या है ना, बेसिकली हमको 3 टाइप्स ऑफ चैनल ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है। एक हो गया रेक्टेंगुलर, दूसरा हमको डिजाइन करना है ट्रायंगुलर, तीसरा ट्रैपेजॉइडल। ओके, 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, कुछ ऐसे कि ये हो इकोनॉमिकल। ये 3 वेरिएशन ही एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और आता भी होगा तो इन तीनों को बना के इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि बाकी सभी का कोई भी शेप दिया हो निकाल लोगे। पैराबोलिक वेराबोलिक वो सब नहीं आता है, वो बड़ा बड़ा है ना, वो सब नहीं आता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब पैराबोलिक का एरिया निकालो, वेटेड पेरीमीटर निकालो, इतना झंझट क्यों? आईएएस में पूछ सकता है, कन्वेंशनल वगैरह में, ठीक है। चलिए, तो हमको इन 3 तरह का चैनल, अभी हमारा जो सिलेबस है कंसर्न सिलेबस, तो इन 3 तरह को चैनल, 3 तरह का चैनल ज्योमेट्रिक्स डिजाइन करना है। ओके, such that our channel is economical and efficient। चलो, ये तो समझ में आया कि चैनल का शेप कौन कौन सा है। एक हमको रेक्टेंगुलर बनाना है, ट्रायंगुलर बनाना है, ट्रेपेजोइडल बनाना है। बेसिक यही 3 वेरिएशन होते हैं ओपन चैनल फ्लो जो हम डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन, यही 3 तरह का वेरिएशन होता है। तो इनको डिजाइन करने के लिए हमको जो 2 बातें ध्यान में रखने हैं, ये पहला तो ये कि हमारा चैनल जो बनेगा वो सस्ता बने, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो, कहने का यही मतलब है, सस्ता हो, सस्ता बनना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि वो एफिशिएंट हो। अब आप लोग एकदम समझ गए होंगे कि सस्ता हमको कैसे बनाना है, एफिशिएंट कैसे बनाना है। नहीं नहीं समझ गए ना? नहीं समझे तो कैसे बनाना है? तो देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर चैनल का। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेसिक है, बेसिक है, अटेंटिव रहिए। अभी जो बताऊंगा 10-15 मिनट, अभी ये पूरा वीडियो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो इतना है y, ओके, और ये है बेस विड्थ। ये मैं सेक्शन बनाया, चैनल सेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बना दिया, चैनल का सेक्शन बनाया। कहने का मतलब है इस तरह से बहाव है, फ्लो है, बीच से मैंने काट दिया, तो ये वाला व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, अंदर वाला, ठीक है, ये व्यू मैंने दिखा दिया कि ये है बेस उसका विड्थ, ये विड्थ, और ये जो है डेप्थ ऑफ फ्लो है वाई। समझ में आया ना? थोड़ा मोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा है लेकिन समझ जाइए, ये डायग्राम सही है। तो ये मैंने बनाया चैनल सेक्शन। चलो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि चैनल सेक्शन में ये क्या है, ये जो मैंने इस तरह से रफ सरफेस बनाया हुआ है, ये सब, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ चैनल। इसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर। नाम पता होना चाहिए क्योंकि इन सब चीजों को मैं यूज करूंगा, इन सारे वर्ड्स को यूज करूंगा, इसलिए हर एक वर्ड को समझाना पड़ता है। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ चैनल। ओके, वेल, नाउ दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो। तो देखो यहां तक डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो यहां से लेके, मैं अलग कलर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक ये जो पेरीमीटर है, यही होगा क्या वेटेड पेरीमीटर? हाँ, यही होगा ना वेटेड पेरीमीटर। समझ में आया? वेटेड पेरीमीटर हम क्या करते हैं, किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। ये तो होगा पूरा पेरीमीटर, यहाँ से ऊपर से लेके इधर तक पूरा पेरीमीटर, लेकिन यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होगा वेटेड पेरीमीटर।
ओके, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होगा वेटेड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ चैनल समझ में आ गया। चलो, अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि इस चैनल को डिजाइन करना है कुछ ऐसा कि ये चैनल बन जाए एकदम सस्ता, इकोनॉमिकल। कैसे बनाओगे? ठीक है, और दूसरा बने एफिशिएंट। इन दोनों चीजों को हमको सेटिस्फाई करना है डिजाइन में। तो चलिए, अब मुझे बताओ सबसे पहले कि इकोनॉमिकल बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड पर काम करते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी इधर मौसम डिम है। चलिए, देखिए, तो इकोनॉमिकल बनाना है हमको, उस पर काम करते हैं पहले, इस वर्ड पर। तो इकोनॉमिकल चैनल बनाने के लिए पैसा कम लगना चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए। तो इफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम, यस और नॉट, इट इज सेड टू बी इकोनॉमिकल चैनल होगा। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम है, सबसे कम लग रहा है, तब आप एक सस्ता चैनल बना लोगे। अगर आपने सस्ता चैनल बना लिया, अब आपको सेटिस्फाई करना है एफिशिएंट। तो एफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, इसका मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो बताइए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो कहने का मतलब क्या है कि बी इंटू वाई हो जाएगा क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो? बी इंटू वाई, क्रॉस सेक्शन ऐसे लिख रहा हूँ C/S, आप भी ऐसे लिखिए, ये स्टैंडर्ड है। ओके, पूरा नहीं लिखना, क्रॉस सेक्शन बच्चे जैसा ऐसे लिखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो हो गया बी इंटू वाई। इकोनॉमिकल समझ में आ गया। अब इफिशिएंट का चर्चा करूंगा मैं, ठीक है, अटेंटिव। तो देखिए, इफिशिएंट अगर आपको बनाना है तो इस क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो है ना। तो चलो और एक सेक्शन बताता हूं कि ये पूरा सेक्शन, ये मान लो वाई डैश था, तो बी इंटू वाई डैश अगर कर दोगे तो ये मिल जाएगा चैनल सेक्शन। देखिए, ये इस पर कंफ्यूज नहीं होना, किताबों में इधर उधर देखोगे ये सब नहीं मिलेगा। ये सब हम आपको समझा रहे हैं समझने के लिए कि इफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बुक वगैरह में बी इंटू वाई डैश नहीं मिलेगा आपको, वहां पे डायरेक्ट लिखा होगा। जो अभी बताऊंगा उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख देगा। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इस पर तर्क करने मत बैठ जाना। तो ये क्या है? चैनल सेक्शन, कंप्लीट चैनल सेक्शन, पूरा चैनल सेक्शन, चैनल क्रॉस सेक्शन, चैनल क्रॉस सेक्शन है ये। तो मैंने आपको डिस्चार्ज निकालना सिखाया है क्या? कैसे? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कहां से आया? मैनिंग रेजिस्टेंस फार्मूला से। मैनिंग रेजिस्टेंस फार्मूला से वेलोसिटी आया। तो ये देखो, ये पानी जो है, देखो 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 देखो, यहां से यहां देखो, ये देखो, ये जो चैनल है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे पेंसिल का डायमेंशन चेंज करने दीजिए। वेल देखिए, ये जो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ओके, इस सरफेस से कनेक्टेड होगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और इसके अगल बगल क्या है? ये सब मट्टी है ना। अब मट्टी में खोदे हो ना गड्ढा, वही तो हो गया चैनल, वही डिजाइन कर रहे हो। ये सब मट्टी है, मट्टी में गड्ढा खोदा, चैनल डिजाइन किया। वेल देखो, अब देखो, तो मुझे ये बताओ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल इस सरफेस से कनेक्टेड है, सॉइल सरफेस से, ये जब फ्लो करेगी, आगे बढ़ेगी, तो क्या इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? फ्रिक्शन। अगर और साफ साफ लिखूं तो इसे हम लिख सकते हैं बाउंड्री फ्रिक्शन। आइडिया लगा बाउंड्री फ्रिक्शन क्या होता है? उसी तरह से बाउंड्री फ्रिक्शन और भी होगा, अनेक जगह पे होंगे। जैसे यहाँ पर भी, तलहटी पर भी तो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना। ये मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो है, तलहटी पर भी तो बाउंड्री फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी इस पर? अगर फ्लो इधर हो रही है तो बाउंड्री फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में।
हर एक वाटर मॉलिक्यूल पर जो एकदम कांटेक्ट में है बेड सरफेस से और एडजेसेंट साइड से, बाउंड्री फ्रिक्शन एकदम इधर, ठीक है। ओके, बाउंड्री फ्रिक्शन समझ में आ रहा है। अब समझ में आया कि v बराबर इसे हम 1/n इंटू आर टू द पावर 2/3 टू द पावर s टू द पावर हाफ, इसे मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्यों कहा जाता है, रेजिस्टेंस नाम क्यों है, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है तो किसी ना किसी गति से फ्लो हो रहा है ना किसी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी है, फ्रिक्शन है, इसीलिए मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, फ्रिक्शन को इंक्लूड किया गया इसमें। समझ में आया? चलो अब देखिए, तो हमको चैनल को एफिशिएंट बनाना है, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये जो मैंने दो टर्म लिखा हुआ है कि एक मैंने बताया सेक्शन ऑफ फ्लो, एक मैंने बताया चैनल सेक्शन। तो मैं एक लाइन बताता हूं जो आपको किताबों में मिलेगा, इसके अलावा और कुछ वेरिएशन नहीं बता सकता मैं। देखिए, तो वो जो किताबों में आपको जो लाइन है ना, वो थोड़ा आसानी से बताता हूँ। देखिए, आसान तरीके से बताता हूँ, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको एफिशिएंट चैनल डिजाइन करना है, ठीक है, तो कहता है कि फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, समझो समझो, कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक है। फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होगा, बी इंटू वाई, आपको चैनल क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, अब डिस्चार्ज फ्लो, डिस्चार्ज मतलब क्यू, अगर इस सेक्शन से, ये जो चैनल सेक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये डिजाइन किया आपने, इतना का चैनल सेक्शन डिजाइन किया, अब इस चैनल सेक्शन से आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिले, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, Q बराबर Q मैक्स मिले, इस तरह का अगर आपने सेक्शन इस कुछ ऐसा डिजाइन किया ना, तो आपका सेक्शन होगा एफिशिएंट। सस्ता तो आपने पहले ही बनाया हुआ है, उसके बाद एफिशिएंट बनाया। एफिशिएंट कैसे बनाया, फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम देन इट इज सेड टू बी एफिशिएंट चैनल डिजाइन। अब डिस्चार्ज मैक्सिमम होना है मतलब B इंटू वाई मैक्सिमम होना है, क्या फ्लो एरिया मैक्सिमम होगा। आइडिया लग रहा है क्या कुछ? हाँ, समझ में आ रहा होगा अब क्यों मैंने दो एरिया आपको बताया था, समझने के लिए बताया था, तो यहां से समझ में आ रहा होगा। ये एरिया आपको आपने डिजाइन किया, अब इसे सेटिस्फाई किया मैक्सिमम कंडीशन के लिए, B इंटू वाई मैक्सिमम हो, मेरा डिस्चार्ज मैक्सिमम निकलेगा। तो ये देखो, तो एक चीज देखो इस फॉर्मूला के अंदर, क्या बेस विड्थ कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, B कांस्टेंट है, जो जितना भी वेरिएशन हम कर पाएंगे y रिलेटेड, all variation will be y concerned or y related. Okay, we will look into it after some time, but let me clear some other basics. Well, अभी कुछ नहीं लिखना, मैं सब लिखवाऊंगा, कुछ नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप सब लिखवाऊंगा, समझा रहा हूं। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इसका डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिकल बनाने का और एफिशिएंट बनाने का। तो इकोनॉमिकल बनाने का डेफिशिएंट ये है, डेफिनेशन ये है कि हमको सस्ता बनाना है। सस्ता बनाना है कहने का मतलब है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए, ये बात साफ है। दूसरी बात तो ये, इफिशिएंट बनाना है, तो इफिशिएंट बनाने के लिए फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्चार्ज मस्ट बी मैक्सिमम, यस और नॉट, बिल्कुल यस। सो ये कैसे करेंगे, तो हाउ डू वी डू दिस, हम कैसे बनाएं इकोनॉमिकल और कैसे बनाएं इफिशिएंट, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है कि नहीं, ये हमने डेफिनेशन जाना कि इकोनॉमिकल ये होता है, एफिशिएंट ये होता है। नाउ हाउ टू डू दिस, हाउ टू अचीव दिस, सो कुछ दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए, अपने अतीत में जाइए, आपने कभी बचपन में कहीं चैनल डिजाइन हो रहा है, या फिर यूट्यूब पे कहीं देखा, या फिर कहीं भी देखा, तो क्या एक, ये मान लो ये चैनल जो बनाया, कुछ ऐसा बनाया, मान लो इस तरह से एक चैनल बना दिया, ठीक है, तो अलग पेज में बनाता हूं मैं, अलग पेज में बनाता हूं, थोड़ा साफ साफ आपको दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखिए, इस तरह का आपने एक चैनल
कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, आपने देखा है, ठीक है, कहीं बन रहा है आपने देखा है, ओके, ये कहीं बन रहा था तो आपने देखा। तो आपने एक चीज और देखा होगा कि यहां पर सीमेंट लगा देते हैं, चैनल का जो पेरीमीटर है ना, यहां पर सीमेंट लगा दिया, ठीक है, यहां पर सीमेंट लगा के इसे सील करते हैं, ओके, कुछ इस तरह से, या फिर बोल्डर वोल्डर पत्थर वगैरह डाल दिए पेरीमीटर पर, बाउंड्री पर, या फिर या फिर आपने और थोड़ा अधिक अगर देखा है तो ये देखा होगा कि ईटा लगा दिया, मतलब वो थोड़ा ज्यादा कीमती, ज्यादा कॉस्टली चैनल डिजाइन अगर देख लिया तो ईटा लगा दिया पूरे पूरे में, देखा है ऐसा। चलो, ये देखा, कब कब कभी कभी बेड सरफेस पे भी लगा देते हैं क्या, बेड पे भी लगा देते हैं, ओके, ये बेड पे भी लगा दिया ईटा वीटा, या फिर सीमेंट लगा दिया। ऐसा क्यों करते हैं? अरे नाला देखो ना, ड्रेन अगल बगल, वही है, वही बता रहा हूं। तो चारों बगल सीमेंट है ना उसके पेरीमीटर पे, तो सोचो नाला कितना लंबा और सीमेंट कितना लगा होगा उसमें, तो जितना लगा होगा सो लगा होगा। इकोनॉमिकल, अब थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा इकोनॉमिकल हमको क्या करना है इकोनॉमिकल के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ ना कि ये सीमेंट लगाने का रीजन क्या था, वाई? इसे हम सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं लाइनिंग। ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसे हम कहते हैं लाइनिंग ऑफ चैनल। सो व्हाई दिस लाइनिंग इज रिक्वायर्ड, ये मैंने बता रखा आपको, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। अब देखो, वाटर इधर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है क्या, वाटर फ्लो हो रहा है इधर, तो ये तो सॉइल है ना। अगर लाइनिंग नहीं हुआ है तब सोचना, अगर लाइनिंग नहीं हुआ था तो ये जो एडजेसेंट, ये जो सरफेस है, ये तो सॉइल होगा, मट्टी होगा। अब क्या होगा, मट्टी में वॉइड्स हैं, तो पानी मट्टी में भी सीपेज करेगा, क्या समझे, सीपेज होगा, सीपेज ऑफ वाटर हो जाएगा। अब सीपेज ऑफ वाटर हो गया तो क्या आपका लेवल ऑफ वाटर यहां धीरे धीरे कम होगा, क्या आपका डिस्चार्ज कम हो रहा है? और आपको करना क्या था, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना था, आउटपुट एफिशिएंट बनाने के लिए। तो अगर सीपेज हो जाएगा तो क्या आप ये चीज सेटिस्फाई कर पाओगे? नहीं। तो क्या आपका चैनल एफिशिएंट बना? नहीं। अब क्या करोगे, लाइनिंग कर दोगे, कुछ जतन करोगे ताकि ये सीपेज ना हो, सीपेज डिस्चार्ज ना हो जाए, सीपेज लॉस ना हो जाए, हेंस वी डू लाइनिंग। और लाइनिंग करना है तो मटेरियल यूज करना होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल बियर सम कॉस्ट, अंडरस्टूड। तो ये लाइनिंग दो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीजों से इसका रिलेशन है लाइनिंग से। एक तो हो गया चैनल इकोनॉमिकल बनाने से इसका रिलेशन है, दूसरा एफिशिएंट कंडीशन से भी रिलेशन है। तो सबसे पहले ये लिखिए, ये लिख लो, नोट बना के इसे लिखो, इसे नोट बनाओ। और ये चीज बढ़िया होगा अगर आपके पास लाल हरा ब्लू कलम है तो इस तरह से दिखा के लिखो, ताकि भविष्य में कोई संकोच ना रहे। तो लाइनिंग हमने क्यों किया, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट सीपेज डिस्चार्ज लॉस, सीपेज डिस्चार्ज लॉस प्रिवेंट किया लाइनिंग करके। तो ये सेटिस्फाई करता है हमारा इफिशिएंट कंडीशन। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है उसका जो कॉस्ट है वो रिलेटेड टू इकोनॉमिकल कंडीशन। नाउ अब दिमाग लगाओ कि लाइनिंग कहाँ किया गया है, वेयर इज द लाइनिंग डन इन दिस चैनल, डज इट इज क्या आपको लग रहा है ये पेरीमीटर पर है, ऑन द पेरीमीटर, yes or not, it is done on the perimeter of the channel। so अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा होगा, है पकड़ में आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ चैनल पे लाइनिंग किया गया है। और लाइनिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका कुछ ना कुछ दाम होता है,
और लाइनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सीपेज डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाए, सीपेज लॉस कम हो जाए, ताकि हमारा एफिशिएंट कंडीशन जो हमको बनाना है चैनल को एफिशिएंट, वो सेटिस्फाई करे। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो हमको इफिशिएंट बनाने और इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए करना क्या है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी मिनिमम, फॉर दिस द पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। क्या, पेरीमीटर ऑफ द चैनल शुड बी मिनिमम। जहां पर तुम लाइनिंग करोगे, मतलब पेरीमीटर पे तो लाइनिंग करोगे, वहीं पे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगाओगे, यूज करोगे। तो अगर मैं पेरीमीटर ही मिनिमम बनाऊं, अपना चैनल कुछ ऐसा डिजाइन करूं कि पेरीमीटर मेरा मिनिमम हो जाए, तो क्या मुझे कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट जो है, टोटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल मेरा सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। अब एफिशिएंट बनाना था, तो एफिशिएंट बनाने का लॉजिक क्या है, फंडामेंटल, कि फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है ये वाला, दिस सीपेज डिस्चार्ज क्यू मैक्सिमम निकालो। अब क्यू मैक्सिमम तभी ना निकलेगा जब ये सब लॉस, इधर जो लॉस हो रहा है सीपेज लॉस, ये सब आप बंद कर दो। या फिर मैंने और एक चीज बताया, बाउंड्री फ्रिक्शन, पानी इधर फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा सरफेस पर, बाउंड्री फ्रिक्शन मिनिमम हो, रेजिस्टेंस कम हो, ओके, तब ना आप मैक्सिमम डिस्चार्ज निकाल पाओगे क्यू मैक्स, और एफिशिएंट बना पाओगे, एफिशिएंट एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकोनॉमिकल। तो अब देखो, इकोनॉमिकल वाला तो बहुत फंडामेंटल अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमने और एक चीज कह दिया कि पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। चलिए, अब इफिशिएंट बनाने के लिए पेरीमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। पहले तो ये देखो कि सीपेज डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको आप तो उसको लाइनिंग करोगे तो वो तो प्रिवेंट हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वो प्रिवेंट होने के बाद भी एक तरह का लॉस हो रहा है डिस्चार्ज में, एक क्यों, रेजिस्टेंस के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन आपको बाउंड्री पर ही मिलेगा ना, और बेड पर। तो क्या इसके लिए भी मिनिमम पेरीमीटर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इफिशिएंट चैनल डिजाइन करने के लिए भी आपको मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करना है। आपको चैनल ऐसा डिजाइन करना है कि पेरीमीटर आपका मिनिमम हो जाए, हाँ, जो वाटर का कंटैक्ट है टू द सरफेस वो कम हो, तब लॉस आपका कम होगा क्योंकि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम मिलेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, आइडिया लग रहा है। तो क्या इकोनॉमिकल बनाने का और एफिशिएंट चैनल डिजाइन करने के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है, और वो कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ द चैनल शुड बी मिनिमम। चैनल आपको ऐसा डिजाइन करना है कि आपका चैनल का पेरीमीटर हो मिनिमम, तब आप डिजाइन कर लोगे एक इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल, ओके। चलिए, अब अभी जितना मैंने बोला सबको लिख लीजिए। वेल, लिखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, इकोनॉमिकल क्या होता है, क्या होता है, द टाइप ऑफ चैनल। लिखिए आप, मैं डिक्टेट कर देता हूं, या चलिए लिख देता हूं कि द टाइप ऑफ चैनल क्या होगा, द टाइप ऑफ चैनल इन विच द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम, इट इज सेड टू बी इकोनॉमिकल चैनल। लिख लो इसे, द टाइप ऑफ चैनल in which cost of construction is minimum is said to be इकोनॉमिकल डिजाइन और इकोनॉमिकल सेक्शन। आप लिख लो ना। देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे एफिशिएंट चैनल के बारे में। तो एफिशिएंट चैनल कौन सा है, दैट टाइप ऑफ चैनल सेक्शन इन विच फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया वी गेट मैक्सिमम डिस्चार्ज, हाँ, मैक्सिमम डिस्चार्ज, इट इज सेड टू बी एफिशिएंट चैनल सेक्शन, ओके। लिख लो, दैट टाइप ऑफ चैनल इन विच वी गेट
मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, थोड़ा उल्टा बोल दिया, लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे, आप नोट लिख सकते हो, ये यही सब पॉइंट लिखिए, ऑर्डर में लिखिए जैसे जैसे बता रहा हूं। तो ये डेफिनेशन जानने के बाद हमको ये पता लगाना था कि इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमको करना क्या आखिर। तो हमने एक लॉजिक ये निकाला कि द मेजर कॉस्ट ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल इज ड्यू टू लाइनिंग। जो मैक्सिमम कॉस्ट हमको लग रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ही तो लग रहा है ना चैनल डिजाइन करने में, लेबर कॉस्ट वगैरह जो है वो तो फिक्स्ड है, लेबर रेट जो लगेगा सो लगेगा ही, इक्विपमेंट वो तो भाड़ा वाड़ा जो लगेगा सो लगेगा। लेकिन लाइनिंग मटेरियल एक उसका कॉस्ट एक ऐसा है, डायनामिक है, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमको उसी पर खेल खेलना होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर। इसलिए हमने क्या कहा था आपको कि द मेजर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ चैनल इज लाइनिंग ऑफ चैनल। अब लाइनिंग हमने क्यों किया था? टू प्रिवेंट सीपेज डिस्चार्ज। लिख लो नोट बना के, लाइनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव था सीपेज डिस्चार्ज को प्रिवेंट करना, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट था वो इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेट कर रहा था। इसे लिखिए, ऑर्डर में लिखिए, ये पॉइंट लिखा, इसके बाद फिर लिखिए। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम बनाना था तो हमने क्या कंडीशन डेवलप किया? ये हमने तर्क ये लगाया कि हमारा पेरीमीटर, यानी कि जो सरफेस जहां पर लाइनिंग आपका हो रहा है, ये वाला सरफेस ना, यही तो लाइनिंग हो रहा है ना, लाइनिंग इन ऑन द पेरीमीटर। अगर मैं चैनल को ऐसा डिजाइन करूं कि मेरा पेरीमीटर मिनिमम हो जाए तो मेरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो लाइनिंग में यूज होगा वो भी कम यूज होगा, पैसा कम लगेगा, इकोनॉमिकल चैनल हो जाएगा। तो लिखिए कि फॉर कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू बी मिनिमम द पेरीमीटर ऑफ चैनल शुड बी मिनिमम। लिख लो इसे। तो अब तो इकोनॉमिकल वाला बात आपका समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। अब एफिशिएंट कंडीशन के बारे में लिखिए एक पॉइंट। अब एफिशिएंट बनाना था तो देखो, सब ये देखो, सीपेज मेन मुद्दा नहीं है, लाइनिंग कर दिया तो सीपेज डिस्चार्ज तो खत्म हो ही गया ना, वो तो बंद हो गया, रुक गया। अब लॉस कैसा हो रहा है? लाइनिंग करने के बाद भी लॉस क्यों होगा? विल बी ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो आपको मटेरियल का चुनाव कुछ ऐसा करना है कि हमारा बाउंड्री फ्रिक्शन कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए, तब ना आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, तब ना आपका इफिशिएंट चैनल सेक्शन डिजाइन होगा। लिखो इसे। और वो भी कहाँ, वो उसके लिए भी एक ही कंडीशन की, पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। हाँ, तो लिखिए कि द रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज बिकॉज ऑफ द बाउंड्री फ्रिक्शन। नोट बना के लिखो, द रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज बिकॉज ऑफ द बाउंड्री फ्रिक्शन था। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द पेरीमीटर should be minimum for a given cross sectional area of channel to get maximum output. Okay, hence it satisfy the efficient condition। ऐसे लिखिए, लिखा? चलिए और एक नोट बना के लिख लीजिए। सो द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज द सेम। दोनों एक ही है, एक ही है ना? क्या? कि द पेरीमीटर ऑफ द चैनल फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी मिनिमम। यही तो आपको बनाना है। क्या बनाना है? तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? रिजल्ट। अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं कि द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट channel section is the same. And what is it? The perimeter of the channel section for a given cross sectional area should be minimum। यही था ना रिजल्ट? लिखो इसे कि the perimeter
of the channel section of a given cross sectional area, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया? b इंटू वाई डैश क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम कैसे निकाला? ये तो मैथमेटिकल है, मैक्सिमा मिनिमा निकाला है ना मैथ में? नहीं निकाला है? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वहां से निकालेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का फंडामेंटल अब यूज करेंगे। तो हमको ये सेटिस्फाई करना है बेसिकली। ओके, तो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमारा थ्योरी, ये हमारा बेसिक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे, अब इसको मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखें, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म कैसे प्रेजेंट करें, चैनल सेक्शन डिजाइन स्टार्ट कहां से करें, कैसे करें? तो देखो, एक लिंक मैंने आपको दिया हुआ है फ्रॉम मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला। लिखो, मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, नाम पूरा लिखना, भूलना नहीं। फ्रॉम मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, what you have the mean velocity of flow in the channel equals 1 over n. Okay, it is Manning's constant, it will depend on material और भी बहुत सारे बेड स्लोप वगैरह, into r to the power 2 by third times what? Slope root under. This is Manning's resistance formula. So to design an efficient channel section, हमारे पास क्या कंडीशन था? कंडीशन ये था कि हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना था। तो डिस्चार्ज हमको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज हमारा चैनल में कितना है। तो डिस्चार्ज है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज। सो वेलोसिटी बाय यूजिंग मैनिंग्स रेजिस्टेंस फॉर्मूला, so if you will write the complete equation of discharge, then you will get the value q बराबर 1 by n times r to the power 2 by third times s to the power 1 by 2 times area of section, channel section. Yes or not? Area of channel section. Now what is r? R is the wetted area over wetted perimeter. तो wetted area over wetted perimeter 1 over n into, so I can write a to the power 2 by third, make it star, over p, स्टार भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, p to the power 2 by third times s to the power half times a. So basically q discharge is directly proportional to perimeter. तो यहां से भी लॉजिक क्लियर हो रहा है कि आपको अगर चैनल एफिशिएंट बनाना है तो एफिशिएंट बनाने के लिए क्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ये इन्वर्स रिलेशन है ना, इन्वर्स है ना ये, तो इन्वर्स है, तो इस कारण से पी आपका मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका क्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि डिस्चार्ज और इकोनॉमिकल, इफिशिएंट और इकोनॉमिकल बनाने के लिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारा पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अब पेरीमीटर अगर मिनिमम हो रहा है तो लाइनिंग में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट लगेगा आपको, वो कम लगेगा, तो इकोनॉमिकल तो हो ही गया। तो इकोनॉमिकल अगर हो गया तो एफिशिएंट तो हो ही गया ना इस फॉर्मूला को यूज करके। अब आइडिया क्लियर हो गया कि इकोनॉमिकल एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? यही होता है। तो किताबों में पढ़ा होगा एक लाइन, यू शुड डिजाइन इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, और एक लाइन का मतलब समझा कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, चलिए अब डिजाइन करते हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है, मैं एक डिजाइन करवा देता हूँ रेक्टेंगुलर वाला, और ट्रायंगुलर और ट्रेपेजोइडल आप कोशिश करिएगा। हो सकता है अगर मुझे समय मिले तो वेडनेसडे से पहले अपलोड करूंगा, नहीं तो वेडनेसडे के बाद। आप कोशिश करते रहिएगा, एक सिखा देता हूँ। तो लिखिए
पॉइंट नंबर 1, डिजाइन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल। मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल, इकोनॉमिकल भी, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट लिख लो, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल डिजाइन करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए rectangular channel. So let this is the rectangular channel and this is the given cross sectional area b into y. Okay, y. This is the given cross sectional area of channel for you. Now using this property or this geometric, you have to satisfy economical and efficient condition for this channel. So for economical and efficient, you know all those things, I will not repeat. Well, let's proceed. So first of all, what is area of section? Area of section is b into y equals a. Let this be equation 1. Second, what is perimeter? Perimeter क्या है यहाँ पर? b plus 2 times y. p बराबर b, समझ में आ रहा है ना? पेरीमीटर b plus 2y क्यों? ये b, ये y, ये y, b plus 2y होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्शन। ऊपर तो खाली है ना, ऊपर मट्टी थोड़ी ना है, ऊपर खाली है। ओके, तो पेरीमीटर कितना हो गया? b plus 2y equals p. Let this be equation 2. Now हमको करना क्या है? पेरीमीटर को मिनिमम करना है। पेरीमीटर को मिनिमम करना है तो हमको डिफरेंशिएट क्या करना होगा? फॉर मिनिमम कंडीशन हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ p ओवर dy बराबर 0 होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम वेरिएशन कर लेंगे, क्योंकि यही एक चीज है जिस पर वेरी कर सकता है, जो वेरी करेगा। क्यों? b तो कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको b का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्या? b बराबर कितना हो जाएगा? a ओवर y। क्योंकि आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y के फॉर्म में लिख देंगे पूरे को। चलिए तो लिख लीजिए। तो p बराबर कितना था? b प्लस 2y, और इक्वेशन 1 से क्या मिला? फ्रॉम 1 b बराबर a टाइम्स y। इसे सब्स्टिट्यूट करो p में, तो p बराबर a इंटू वाई इनवर्स प्लस 2 टाइम्स y मिल गया। दिस इज इक्वेशन a, ऐसे लिखो। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टू सेटिस्फाई मिनिमम कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू y। y इज द ओनली वेरिएबल हियर। तो फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम, फॉर पेरीमीटर ऑफ द सेक्शन to be minimum, what should be the required condition? The required condition is differentiation of perimeter with respect to variable depth must equate 0. ओके, ये सेटिस्फाई करना चाहिए ये कंडीशन। तो डिफरेंशिएशन आता है ना, डेरिवेटिव कैसे निकालना है? निकालो डेरिवेटिव। क्या लिखोगे? डेरिवेटिव ऑफ p, तो p बराबर कितना? a इंटू वाई इनवर्स प्लस 2 टाइम्स वाई ओवर dy, ये होना चाहिए 0। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे क्या निकल जाएगा? ये क्या होगा? माइनस a इंटू वाई टू माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो एरिया बराबर कितना निकल गया? 2 टाइम्स वाई स्क्वायर। ओके, और एरिया बराबर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर निकला। एरिया बराबर 2 टाइम्स वाई का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? b इंटू वाई, तो b इंटू वाई बराबर 2 इंटू वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो b बराबर कितना हो गया? 2 इंटू वाई। अच्छा, तो ये है वो कंडीशन, b बराबर 2 टाइम्स वाई। तो डेप्थ ऑफ फ्लो y बराबर कितना होना चाहिए? b बटा 2।
दिस इज इक्वेशन नंबर कैपिटल ए और कंडीशन 1, मेक ए रेड नोट हियर, रेड कलर में लिखिए, दिस इज कंडीशन 1। ये कंडीशन क्या सिग्निफाई करता है? ये कंडीशन ये बताता है कि आपका जो रेक्टेंगुलर चैनल है इसका पेरीमीटर मिनिमम तब होगा जब इसका विड्थ बी होगा ये। और पेरीमीटर मिनिमम यहाँ पर कौन सा पेरीमीटर का चर्चा कर रहा है? खास करके वेटेड पेरीमीटर। और डेप्थ ऑफ फ्लो आपका ऐसा होना कि ये जो y हो ऐसा हो कि ये y बराबर होना चाहिए b/2, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ चैनल। तब आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा मिनिमम पेरीमीटर का, और मिनिमम पेरीमीटर का कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इकोनॉमिकल हो गया, एफिशिएंट हो गया। समझ गया? इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए रेक्टेंगुलर चैनल में मिनिमम पेरीमीटर होना चाहिए। तो मिनिमम पेरीमीटर कब होगा? b बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लो। ये है y, कौन सा डेप्थ है? इट इज डेप्थ ऑफ फ्लो नाउ, क्योंकि आपको डेप्थ ऑफ फ्लो ही निकालना है ना, कंसर्न आपका तो वही डेप्थ है डिस्चार्ज मैक्सिमम होने के लिए, डेप्थ ऑफ फ्लो। ओके, ये होना चाहिए। तो अल्टरनेटिवली y इक्वल्स b/2। नाउ दिस इज द बेसिक कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 और ए कैपिटल ए, सॉरी। नाउ अब मुझे बताओ कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना होगा? हाइड्रोलिक मीन रेडियस और r, ओके, एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम ये कितना होगा? तो r बराबर कितना होता है? एरिया ओवर p, वेटेड एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। तो b इंटू वाई बाई b प्लस 2y होगा। तो क्या लिखोगे? b बराबर कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स y, अभी तो निकाला, प्लस y बटा क्या? 2y प्लस 2y। आइडिया लग रहा है कुछ? तो इसे रिजॉल्व करिए तो r बराबर कितना मिलेगा? 2y² ओवर 4 टाइम्स y। तो कितना हो गया? r बराबर y/2। दिस इज कंडीशन नंबर बी। ओके, दिस इज कंडीशन नंबर बी। सो मेक ए नोट, write down the condition in wordings, because these are asked in GATE and ESC examination as in form of objective question several times. Okay, to make a note, condition. What are the conditions? The first condition, for channel of a rectangular section, rectangular cross section, ऐसे लिखिए, rectangular cross section to be what? Efficient and economical, और द मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल, कुछ भी लिखो ना। टू बी एफिशिएंट, कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का ये मतलब है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है, शब्द जाल है, शब्दों का मेला। एफिशिएंट इंग्लिश समझना है बस, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, ठीक है क्या? अच्छा रुक जाइए, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ।